मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और आप देख रहे हैं TZ वेटनेरियन। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर DVM का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। थर्ड सेमेस्टर DVM में एनिमल न्यूट्रिशन का आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन मोनोगैस्ट्रिक इंडिविजुअल्स। यानी कि हम ह्यूमन में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में किस तरीके से डाइजेशन होती है और किस तरीके से प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होती है। इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे वो जरा देख लें। इंट्रोडक्शन, डाइटरी प्रोटीन फंक्शंस, डाइजेशन, स्टमक में किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके से होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो अगर प्रोटीन का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो प्रोटीन बीच में कार्बन होता है, यहाँ पर उसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पर उसका अमाइन ग्रुप होगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये ही अमाइनो एसिड्स मिल मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं और फिर वही पेप्टाइड जो है वो मिल मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये जो प्रोटीन है, जो डाइटरी प्रोटीन है, जो हम फीड में हमारी खाने में जो प्रोटीन होती है वो क्या है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। यानी इसी प्रोटीन के जरिए ही हमारी बॉडी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती है। सेकेंड देखें, 70 to 100 ग्राम पर डे, यानी कि ये ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। एक आम आदमी को 70 से 100 ग्राम पर डे, एक दिन में 70 से 100 ग्राम प्रोटीन लाजमी चाहिए। अच्छा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सेल इंटेग्रिटी के लिए और सेल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल इंटेग्रिटी मतलब क्या है कि सेल अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने अंदर के ऑर्गेनेल्स को सही पोजीशन पर रखे, सही अपने फंक्शन में रखे और सही तरीके से उसकी जो है ना देखभाल करे, इसको बोलते हैं सेल इंटेग्रिटी। और सेल फंक्शन यानी कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होती हैं, जो कि पिनोसाइटोसिस हो गई, एंडोसाइटोसिस हो गई, एक्सोसाइटोसिस हो गई, ये जो जितने प्रोसेस वगैरह है, मेटाबॉलिज्म वगैरह है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और बहुत सारे प्रोसेस वगैरह जो सेल करता है, तो इस फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ बॉडी की सबसे अहम जो ज़रूरत है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं। इसके साथ साथ वाटर आ जाते हैं, मिनरल आ जाते हैं और वाइटामिन्स आ जाते हैं। ये 6 मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसके, बॉडी के। इसमें जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है, यानी सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वो क्या होती है, प्रोटीन। अगर हम इसकी डाइटरी प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो ये जो डाइटरी प्रोटीन है ये बॉडी के प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यही जो प्रोटीन है टूटेगा तो फिर क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। एंड इट इज यूज फॉर अदर नाइट्रोजीनियस एंड नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सिंथेसिस, यानी दूसरे नाइट्रोजीनियस या नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनाता है। अब आ जाते हैं इसकी डाइजेशन की तरफ कि प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन करें। डाइजेशन इज अ complex process in which a complex nutrient is converted into simple, soluble and assimilable nutrient, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को आप सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहे हो, एसिमिलेबल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइजेशन। अब सिंपल और सॉल्युबल तो समझ आ जाता है, लेकिन ये एसिमिलेबल क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए, एक प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने खाई हैं वो बॉडी से एब्जॉर्ब होकर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेबल का मतलब ये है कि ऐसे न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स चीज़ को ऐसे न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना जो एसिमिलेबल हो, यानी जो कि बॉडी की यूज़ में आ सके, बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके, इसे बोलते हैं एसिमिलेबल। अच्छा, आप जरा प्रोसेस को देखते हैं। ये है प्रोटीन, किसमें है, हमारे खाने में।
ठीक है, हमारे खाने में ये प्रोटीन है, हमने खाया, कहाँ गया, माउथ में, ठीक है। माउथ में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ इसको क्या लगता है, सलाइवा लगता है, और ये सलाइवा सिर्फ इसको क्या करता है, सॉल्युबल करता है, ताकि इसके ऊपर दूसरे एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट कर सकें। लेकिन वो एंजाइम यहाँ माउथ में एक्ट नहीं करते, बल्कि कहाँ एक्ट करेंगे, ये जाकर स्टमक में जो एंजाइम है वो एक्ट करेंगे। यानी स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन के साथ सलाइवा लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो जो प्रोटीन है वो सॉल्युबल हो सके और आगे जाकर एंजाइम उसके ऊपर अटैक कर सके। माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई एंजाइम वगैरह नहीं होगा। स्टमक में जैसे ही ये आ जाएगा प्रोटीन, तो ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। किसके जरिए, पेप्सिन के जरिए। ये पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ऊपर लगेगा और उसको लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये पेप्टाइड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं, तो अगर ये अमाइनो एसिड की तादाद 100 हो, ठीक है, अगर 100 अमाइनो एसिड्स हों आपस में मिले हुए हों, तो ये बनाते हैं एक पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड। अगर इसी तरीके की एक पेप्टाइड हो फिर दूसरी पेप्टाइड हो, तो ये क्या बनाएंगे, डाइपेप्टाइड, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और उसमें फिर लार्ज पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेप्टाइड्स होते हैं, और इसमें फिर आ जाते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जिसमें क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड कम होते हैं। अब यहाँ पर हमारा लार्ज पॉलीपेप्टाइड बन गया, ये अब स्टमक से ये आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में किसके जरिए कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के जरिए। अब ये ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ से आएंगे, ये पेंक्रियास से आएंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में। अगर आप बॉडी की, मेरी बॉडी की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अभी आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के आप ये लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो वहां पर पेंक्रियास होगा, जिसको हम लोग अपनी उर्दू जबान में लबलबा कहते हैं। तो ये पेंक्रियास क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ये क्या करेगा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में। उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है ये वहीं पर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है। तो ये जब थोड़ा नीचे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी, जिसमें आ जाता है अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और यही अमाइनो एसिड्स जो हैं, यही अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवली तौर पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये अमाइनो एसिड जो बने ये क्या होंगे, अब विलाई के जरिए, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर क्या है, उनकी वॉल्स के जरिए विलाई जो होते हैं, उनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। किसके जरिए जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। यानी यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो सेल अपने चैनल्स को ओपन करेंगे एटीपी के जरिए, और फिर इन्हीं अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर लाकर और सीधा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आगे ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स, और इसके लिए जो पंप जरूरत होता है वो होता है सोडियम पंप, ठीक है, सोडियम अमाइनो एसिड पंप। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। यानी अमाइनो एसिड के साथ सोडियम क्या होगा, मिलकर क्या करेगा, ये काम परफॉर्म करेगा, और इसके लिए क्या जरूरत होगी, एनर्जी इसके लिए जरूरत होगी। अब यहाँ तक तो ये चीज हो गई कि किस तरीके से डाइजेशन होती है, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है। अब जरा देखते हैं कि डाइजेशन को थोड़ा डीपली, कि भाई ये पेप्सिन तो ठीक है, पेप्सिन ने वो किया काम, प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, अमाइनो पेप्टाइडेज ने जो है ना स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन ये आए कहाँ से और किस तरीके से आए, जरा ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले
हमारा काम जहाँ शुरू होता है वो स्टमक से शुरू होता है ना, माउथ में तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ में क्या होगी, कोई भी एंजाइम नहीं होगा। तो स्टमक में सबसे पहले जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स होते हैं हमारे, वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम खाना खाएंगे, खाना जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, गैस्ट्रिन। और यही गैस्ट्रिन पे क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। उन गैस्ट्रिक जूस में ये 3 किस्म की चीज़ें होंगी, ठीक है। पहले नंबर पर जो चीज़ होगी वो होगी HCl, जो कि पैराइटल सेल रिलीज करेगा। पैराइटल सेल H अलग से रिलीज करेगा और Cl अलग से रिलीज करेगा। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, HCl। फिर ये जो आपके पास गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक जूस, ये चीफ सेल से क्या रिलीज करवाएगा, पेप्सिनोजन रिलीज करवाएगा। और अगर इन्फेंट की बात हो, यानी छोटे बच्चों की बात हो, अगर आप छोटे बच्चे की बात करें, ठीक है, जो बच्चा अभी भी पैदा हुआ है उसकी अगर बात करें, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं, तो उसमें पेप्सिनोजन नहीं बनेगा, बल्कि उसमें क्या बनेगा, रेनिन बनेगा, ठीक है। उसमें क्या बनेगा, रेनिन बनेगा। क्योंकि वो रेनिन क्या करता है, देखें, जो छोटा बच्चा होता है वो प्रोटीन तो नहीं खाएगा ना, ठीक है, वो फीड तो नहीं खाता है, वो क्या दूध पीता है। तो उस दूध की कर्डलिंग जो होगी ना, दूध की जो कर्डलिंग होगी, उसको फिर क्या बोलते हैं, कैसीन से पैरा कैसीन में कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद पैरा कैसीन को फिर कैल्शियम पैरा कैसीन में जो कन्वर्ट करना होता है, वो काम कौन करता है, रेनिन करता है, ठीक है। ये अडल्ट में नहीं होता है, ये जवानों में नहीं होता है, ठीक है। जो यंग बच्चे होते हैं उनमें ये नहीं होता है, इसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। अब होता क्या है कि गैस्ट्रिक जूस तो प्रोड्यूस हुआ, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस हुआ, ये जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, ये HCl इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में। ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। और इनएक्टिव फॉर्म को जाइमोजिन कहते हैं, जाइमोजिन, ठीक है। तो ये जाइमोजिन है। इसको जब HCl लगता है तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको एक्टिव फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन। और फिर जाके क्या करता है, प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होते हैं, यानी ये वाला काम और ये वाला काम, ये दो काम जो होंगे कहाँ होंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। जरा देखें कैसे होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हुआ, लार्ज पॉलीपेप्टाइड पहुंच गया है। अब इसके ऊपर अटैक किसने करना है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है। तो जरा देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड जाएगा तो वो सेक्रेटिन रिलीज करेगा, ठीक है, हार्मोन। स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेटिन जब रिलीज हो जाएगा तो वो पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाएगा। बाइकार्बोनेट्स ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जिनमें वाटर होता है, साल्ट वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पीएच को मेंटेन करते हैं, ये बफर के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ था उसकी पीएच 1.5 से लेकर 2.5 पीएच थी, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम था स्टमक में। लेकिन जैसे ही आप स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आएंगे तो इसकी ये जो पीएच है 1.5 से 2.5 तक, ये कन्वर्ट हो जाती है 7 पीएच पे। किसकी वजह से कन्वर्ट होती है, पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, यानी जो पेनक्रियास उसके साथ लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वो पेनक्रियास क्या करता है, बफर सोल्यूशन बेचता है, जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वो बफर सोल्यूशन जब आता है, जो जिसमें पानी होता है, जिसमें सॉल्ट वगैरह होते हैं, वो क्या करता है, वो आकर उस एसिडिक चीज को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, 7 पीएच पर लाता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर पॉलीसिस्टोकाइन रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। पॉलीसिस्टोकाइन क्या करेगा, पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस रिलीज करवाएगा। सेक्रेटिन क्या कराएगा, पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट। पेनक्रियास दो किस्म के काम करता है, एक बाइकार्बोनेट भी रिलीज करवाता है, और दूसरा क्या करता है, वो हार्मोन्स भी रिलीज करवाता है। कौन से हार्मोन्स, पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस, ठीक हो गया। तो पॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस को क्या करेगा, रिलीज करवाएगा। उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, एक एंडो और एक एक्सो। अब एंडो पेप्टाइडेजेस जो है ये क्या है, जरा देखें कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह का पूरा प्रोटीन हो, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पॉलीपेप्टाइड की अगर कट हो जाए और दूसरे पॉलीपेप्टाइड बन जाए, ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस होगा, ये होगा एंडोपेप्टाइडेसिस, ठीक है। ये एंडोपेप्टाइडेसिस वाले एंजाइम ये काम करेंगे कि पूरे प्रोटीन के बीच में जाकर अटैक करेंगे, उस प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड में, या फिर लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। लेकिन जो एक्सोपेप्टाइडेसिस है ना, ये इसके बाद काम करते हैं। एक्सो पेप्टाइडेसिस है ना, ये क्या करेंगे, ये जरा देखें, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड के
या तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप पे लगेंगे या इस अमाइनो ग्रुप पे लगेंगे, दोनों ग्रुप में से किसी एक जगह पर लगेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड में। इनको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक हो गया? तो एंडो क्या करेगा, बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, और एक्सोपेप्टाइडेजेस क्या करेगा, छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होंगे उनको और मजीद तोड़कर क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स बनाएगा। ठीक हो गया? अब यहां पर आप खुद देख लें कि एक्सो में फिर दो चीजें आ जाती हैं ना, एक्सो में फिर दो चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी एक्सो में जरा देखें आप, एक्सो में कौन कौन सी आ जाती है? एक आ जाएगी आपके पास अमाइनो वाली, अमाइनो पेप्टाइडेजेस, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेजेस। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप पर अटैक करेंगी और कुछ अमाइनो ग्रुप पर अटैक करेंगी। जो अमाइनो ग्रुप पर अटैक करेंगी उनको क्या बोलेंगे, अमाइनो पेप्टाइडेजेस, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप पर अटैक करेंगे उनको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेजेस। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में, कौन, अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेजेस या फिर कार्बोक्सिल पॉलीपेप्टाइडेजेस। ठीक हो गया? आई थिंक आपको समझ आई होगी। अब आगे देखिए कि ये जो एक्सो तो समझ आ गया, अब एंडो की बात करें। एंडो ने क्या करना होता है, एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है? लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, पहले एंडो का काम आएगा, एंडो पेप्टाइडेजेस का पहले काम आएगा। ठीक है? उसमें क्या होगा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट होगा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, किसके जरिए, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के जरिए। अब जरा देखें, ट्रिप्सिनोजिन ये है एंजाइम जो सिक्रीट होता है। ठीक है? किसके, किससे, पेंक्रियास से। सही है? लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजिन, और इनएक्टिव फॉर्म हम क्या बोलते हैं, जाइमोजिन। ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, ये एक्टिव फॉर्म में तब कन्वर्ट होगा जब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियोकाइनेज एंजाइम अटैक करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जब एंटीरियोकाइनेज एंजाइम रिलीज करता है तो ये ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रिप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और यही ट्रिप्सिन क्या करती है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करती है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा कीमोट्रिप्सिनोजिन ये भी कहां से रिलीज होता है, पेंक्रियास से। पेंक्रियास से ये इनएक्टिव फॉर्म में आएगा और फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको ट्रिप्सिन लगेगा। ट्रिप्सिन जब इसको लगेगा तो ये एक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? और फिर ये क्या करेगा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। जब स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो फिर एक्सो जो हमारे पेप्टाइडेजेस हैं वो काम करेंगे, और उनमें या तो अमाइनो वाले होंगे या कार्बोक्सिल वाले होंगे, या तो वो अमाइनो ग्रुप पे लगेंगे या वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे लगेंगे, और क्या बना देंगे, अमाइनो एसिड। वही अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप एक दो मरतबा दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, जरा देखें। प्रोटीन सबसे पहले जो फीडिंग होता है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो कि पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक हो गया? और दूसरा होता है जो डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड बनाएंगे, जैसे मैंने आपको डाइजेस्ट करके सारा दिखाया और अमाइनो एसिड बनाया। अब ये अमाइनो एसिड तीन काम करेंगे। अगर तो हम एग प्रोडक्शन की बात करें, अगर एग बनना है, ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पर पोल्ट्री बर्ड्स की बात करें तो पोल्ट्री भी तो मोनोगैस्ट्रिक होता है ना। ठीक है? पोल्ट्री की बात करें अगर, तो उसमें एग बनना होता है, तो यही प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एग प्रोटीन में। और साथ में यही प्रोटीन क्या हो जाएगा, बॉडी प्रोटीन में। ह्यूमंस की अगर बात करें तो बॉडी के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ये अमाइनो एसिड सादा का सादा वैसा का वैसा रहेगा। कुछ अमाइनो एसिड जाएंगे एग की तरफ, एग का प्रोटीन बनाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड जाएंगे बॉडी का प्रोटीन बनाएंगे, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड वैसे के वैसे पड़े होंगे। अब ये जो अमाइनो एसिड वैसे के वैसे पड़े हैं, ये जाएंगे लिवर में, और डी अमाइनेशन के जरिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या अमोनिया में और नॉन नाइट्रोजीनियस में। अब अमोनिया जो है ना, ये नाइट्रोजीनियस है। ठीक है? ये क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, ये अमोनिया। और अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जबकि जो नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होंगे, जो इसी जो है ना अमाइनो एसिड से बनेंगे, वो कौन से होंगे, ग्लूकोज। ठीक है? तो यही ग्लूकोज या तो हमें एनर्जी देगा, यही ग्लूकोज या हमारे मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और यही ग्लूकोज या तो हमारे बॉडी के फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यही ग्लूकोज है ना एग के फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि
पोल्ट्री की केसेस में होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।